ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे गंदे लोग, उनके बारे में पूछे क्या जवाब दूंगा मैं। चाहिए है कि मैदान में दूसरा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। अभी वो लंगोट सिलवाने दे रखी उन्होंने भी पहलवानी करने के लिए। सिंह रावत आएंगे तो क्या आपको थोड़ा ऑब्जेक्शन है, क्या दिक्कत है, क्या सबका स्वागत है क्योंकि सबको सनातन में आना ही पड़ेगा। क्या कोई ऐसी डील वील हुई है क्या आप लोगों के बीच में कि इस बार त्रिवेंद्र रावत जी को पार्लियामेंट भेजा जाए? दुष्प्रचार लोगों ने किया है। कोई अपनी एक बड़ी बात और एक आज की सरकार की बीजेपी की बात। जो बड़े काम मैं अपने गिनाऊं तो दोस्तों नमस्कार, द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम बात हरिद्वार की करेंगे। हरिद्वार के सियासी रण में साफ तौर पर देखें तो जिस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है वो बताता है कि बीजेपी को एक तरह से एडवांटेज नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को मैदान में उतारा था। एक बड़ा जो बीजेपी विरोधी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं तीन प्रत्याशियों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। हरीश रावत मैदान से हट गए, वो सारथी की भूमिका में उनके बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं। बीएसपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है, निर्दलीय उमेश कुमार भी मैदान में। तो राजनीतिक जानकारी ये मान रहे हैं कि हरिद्वार की जो तस्वीर है करीब करीब साफ होती दिख रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत को उस तरह से चुनौती बहुत बड़ी मिलती नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी कई तरह की चुनौतियां उनके सामने। हम उन्हीं से बात करते हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कहते हैं कि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। इस बार टीएसआर 2.0 में अलग अंदाज में दिख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का हुजूम आपके पक्ष में दिख रहा है, आप भी सीधे कार्यकर्ताओं में घुस जाते हैं। पहले थोड़ा सा रिजर्व सा रहते थे, अब ज्यादा है। क्या ये बदलाव किस वजह से आ रहा है? कैसे आपने अपने पूरा स्ट्रेटजी चेंज की है? अब ज्यादा कार्यकर्ताओं से आत्मीयता से आप मिल रहे हैं और हरिद्वार से उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा आ रहा है। देखिए, तमाम दुष्प्रचार लोगों ने किया है और मैं तो कार्यकर्ताओं के बीच में से ही निकल कर आया हूँ और जीवन का आधा कालखंड मैंने संगठन का ही काम किया है। ये ठीक है कि संगठन के काम करने के लिए थोड़ा सा भिन्न थोड़ा सा रहता है, और जब हम सामाजिक दायित्व उसमें समाज में आते हैं या मास में आते हैं तो फिर थोड़ा व्यवहार कुछ भिन्न करना करना होता है, लेकिन मूल स्वभाव तो एक ही होता है हमेशा। और इसलिए कार्यकर्ता आज खड़े नज़र आते हैं, इसलिए नज़र आते हैं कि जो एक व्यवहार उसमें बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करता है। कार्यकर्ता सदैव से हमारे साथ रहा है, हमेशा से, और आज भी कार्यकर्ता हमारे साथ है। और अब तो मैं कहूँगा कि पब्लिक ने भी एक जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है, जिस तरह से पब्लिक उभर अपने आप सामने आ रही है, खुले मैं कहूँ कि खुले मंचों पर आ रही है, सड़कों पर आ रही है, उससे साफ साफ जाहिर होता है कि जनता ने हमेशा मुझे प्यार दिया है। जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ा 2002 में, मैं 1500 वोट से जीता था। दूसरी बार में 15,000 से अधिक वोटों से जीता। तीसरी बार में 25,000 से ज़्यादा वोटों से जीता। तो ये जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद होता है, और वो हमारी व्यवहार को भी बताता है, हमारे काम को भी बताता है कि हम किस चीज़ पे विश्वास करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि डेवलपमेंट के कार्यों के लिए होता है, विकास के लिए होता है। उसकी अगर कोई प्रायोरिटी होनी चाहिए तो विकास होना चाहिए, और वो हमने मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। आज जनता उसको याद करती है। मैं, चूंकि आपने मुख्यमंत्री का कार्यकाल का जिक्र किया तो उसी पे सवाल कर लेता हूँ। एक 4 साल के अपने कार्यकाल को एक बड़ी उपलब्धि जो आप जनता के बीच देख रहे हो, जो आपके लिए रास्ता आपका आसान कर रही हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तो सहारा है ही आप सब प्रत्याशियों को। अब जो मौजूदा पुष्कर सिंह धामी सरकार का कोई एक काम हो जो आपको लग रहा है कि इससे त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो लोकसभा की लड़ाई का रास्ता वो आसान हो रहा, कोई अपनी एक बड़ी बात और एक आज की सरकार की बीजेपी की बात, जिससे लगता हो कि इससे आपको लोगों के बीच अपनी बात रखने में आसानी हो रही है, सुविधा हो रही है? जो बड़े काम मैं अपने गिनाऊं तो गरीब आदमी के लिए वो आयुष्मान, अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना है, जिसमें हमने तमाम उत्तराखंड के जो लगभग 23 लाख से ज़्यादा परिवार हैं उनको एक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच देने का काम किया। आज गरीब आदमी, मैं जहाँ भी जाता हूँ तो वहाँ पर लोग बोलते हैं, साहब हमारे इतने लोग हमारी नॉलेज में हैं जिनका जीवन आपकी वजह से बचा है। तो उसको मैं एक बहुत बड़ा काम मानता हूँ। दूसरी बात, जो पत्नी को पति की पैतृक संपत्ति में जो सह खातेदार बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि इसका दूरगामी परिणाम बहुत व्यापक होंगे। हमारी महिलाएं आगे आएंगी और वो अपना कोई काम करना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहती हैं, तो उसके लिए उनको एक बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिला है, संबल मिला है। पैतृक पति की पैतृक संपत्ति में सह खातेदार बनाने से अब वो कुछ बड़े काम कर सकती हैं। हमारे यहाँ पहाड़ों में एक बहुत बड़ी समस्या है कि महिलाएं जंगलों में घास के लिए जाती हैं,
लकड़ी के लिए जाती थीं और दुर्घटना का शिकार होती थी। जंगली जानवर हों, नदी पार करते समय नदियों में बह जाना, चट्टान से गिर जाना, ये बड़ी नॉर्मल बात है। 100 सवा 100 के करीब घटनाएं ऐसे साल भर में उत्तराखंड में होती हैं। तो हमने उसके लिए एक मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना निकाली थी, जिसमें हम तो ₹2.5 किलो आज साइलेज दे रहे हैं। बहुत जो दूध में भी जिसमें 10-12% की बढ़ोतरी का पूरी रिपोर्ट है उसकी। तो इस ढंग की जो योजनाएं हमने दी हैं, किसानों के लिए हमने ब्याज मुक्त ऋण किसानों को हम दे रहे हैं उसकी कई सारी योजनाएं थी। धामी सरकार की भी कोई योजना आपको लग रहा है, कोई ऐसा स्टेप है जो आप लोगों को बेनिफिट कर रहा है, आपको भी, बाकी प्रत्याशियों को भी उत्तराखंड में? देखिए, धामी ने जैसे यूसीसी है, पार्टी का एजेंडा का विषय है। मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत उत्तराखंड से हुई है और निश्चित रूप से जो महिलाएं हैं उसके कारण काफ़ी आंदोलित हैं अंदर से, और उनको लगता है कि भाई इससे हमारा भविष्य संभलेगा, इससे हमारा भविष्य संभलेगा। तो एक बड़ा अच्छा उन्होंने इस पर एक मैं कहूँगा कि बड़ा काम जिसको बोलते हैं, बाकी तो निर्माण कार्य हैं, सड़कें हैं, पैसा होती रहती हैं, लेकिन जो बड़ा एक सुधारात्मक कदम जिसको कहूँगा मैं, वो एक बड़ा कदम उठाया उन्होंने। रावत जी, कहा जा रहा है कि हरिद्वार में रावत वर्सेस रावत की लड़ाई का, चुनावी लड़ाई का हम लोग इंतजार कर रहे थे। हरीश रावत जी और आपकी बहुत अच्छी छंती भी है, लेकिन रावत जी तो सारथी की भूमिका में उन्होंने अपने पुत्र को आगे कर दिया। क्या आपको लगता है आपका तो रास्ता आसान होगा? कुछ लोगों ने कहा कि भाई त्रिवेंद्र जी, रावत जी की अच्छी दोस्ती है, तो उन्होंने कहा कि भाई त्रिवेंद्र जी का रास्ता आसान कर देते हैं। क्या कोई ऐसी डील वील हुई है क्या आप लोगों के बीच में कि इस बार त्रिवेंद्र रावत जी को पार्लियामेंट भेजा जाए? ऐसा है, एक तो हम इस लड़ाई को बीजेपी वर्सेस कांग्रेस मानते हैं, बीजेपी वर्सेस बीएसपी मानते हैं, बीएसपी वर्सेस अदर मानते हैं, जो भी पार्टियां हैं। ये सैद्धांतिक लड़ाई है और भारतीय जनता पार्टी सदैव से जो वंशवाद है उसके खिलाफ रही है, परिवारवाद के खिलाफ रहती है। लेकिन अब जिस पार्टी का जो करैक्टर है वो उसी हिसाब से चलेगी। लेकिन हमारी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, हम एक विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक वो विचारधारा है जिसकी जड़ें ब्रिटेन में हैं, और एक वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो भारत की मिट्टी की सौंद में से निकली हुई पार्टी है। कांग्रेस ने हमारे जो अल्पसंख्यक समाज है, हमारे जो अनुसूचित समाज है, इसका इस्तेमाल हमेशा वोट के लिए किया है, उनको वोटर से ज़्यादा कभी आगे नहीं समझा है। भारतीय जनता पार्टी उनको एक जिम्मेदार नागरिक मानती है, उनको ये मानती है कि राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति उनका दायित्व और देश के हर वर्ग का दायित्व समान है। एक सवाल ये भी है कि जैसे, चूंकि वहाँ एक लड़ाई ये भी देखी जा रही है कि भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उमेश कुमार, एक जिस तरह से आपका उनका एक झगड़ा चला, अब वो निर्दलीय विधायक खानपुर से अब निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। आप अपनी वह मुकाबला किन से मान रहे? कांग्रेस से ही बीजेपी का मुकाबला है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का मुकाबला बीजेपी से है, या फिर बीएसपी से है, या उमेश कुमार से एक तरह से ये लड़ाई का दूसरा बैटल ग्राउंड छिड़ गया है? और यहाँ पर त्रिवेंद्र सिंह रावत बहुत मजबूत है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड में 2014 और 2019 में एक हमने बड़ी चुनावी सुनामी देखी है। देखिए, अभी तो सच्चाई ये है कि मैदान में दूसरा खिलाड़ी कोई है ही नहीं। अभी वो लंगोट सिलवाने दे रखी उन्होंने अभी पहलवानी करने के लिए। जब सिल के मैदान में उतरेंगे तब विचार करेंगे कि कौन सामने है। अभी कोई सामने नजर आता नहीं है। इसीलिए शायद आप कहते हैं कि 4 लाख पार, आपने तो 5 लाख पार का नारा दिया है, तो क्या ये और कॉन्फिडेंस है या आपको ग्राउंड पर दिख रहा है कि माहौल इतना बीजेपी के पक्ष में? हमने एक टारगेट दिया है कार्यकर्ताओं को कि हमको 5 लाख से लोकसभा जीतनी चाहिए। टारगेट है हमारे अपने कार्यकर्ताओं को। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो कार्यकर्ता उस हिसाब से फिर प्रयास करते हैं। तो हम मुझे ऐसा लगता है जिस तरह का माहौल है कि इस बार 5 लाख पार होगा ही होगा। उमेश कुमार निर्दलीय विधायक को, निर्दलीय प्रत्याशी का कोई आपसे कोई ज़्यादा खुंदक, वो कहते हैं कि रावत आवत, रावत खावत, रावत जावत। क्या रावतों से, क्या अब उमेश कुमार की क्या नाराजगी? क्या आप दोनों रावतों से तो खास तौर पर है? क्या गंदे सवाल पूछते हैं यार, हो गया, ये गंदा सवाल है। वो ऐसे ब्लैकमेलर, ऐसे गंदे लोग, उनके बारे में पूछे क्या जवाब दूंगा मैं? हरिद्वार की जो लोकसभा सीट है वहाँ से नुमाइंदगी जब डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने की तो वो देश के शिक्षा मंत्री बने। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर विश्वास जताया है, जब गृह मंत्री अमित शाह ने आप पर विश्वास जताया है, आप समझते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद करीब करीब 3 साल आप उस तरह से कोई बड़े पार्टी हो या किसी तरह की जिम्मेदारी भी नहीं थी, उसे कहा गया पॉलिटिकल एक तरह से वनवास में थे, अब दोबारा जब आप पे एक तरह से भरोसा उनका जमा है, तो क्या आप समझ रहे हैं कि हरिद्वार की सीट को जीत करके आप जब देंगे तो उसके पार्लियामेंट में, संसद में और आने वाली मोदी सरकार
में एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है? देखिए, भगवान राम वनवास में रहे 14 वर्षों तक, और आज तक दुनिया में अगर किसी अच्छे राज्य की कल्पना की जाती है और राम राज्य की कल्पना की जाती है। हर कोई दल ये कहता है कि हम राम राज्य स्थापित करेंगे। गांधी जी से लेकर के और आज तक सब लोग राम राज्य की स्थापना की बात करते हैं। मैंने बहुत अनुभव लिया इन 3 सालों में, बहुत अनुभव लिया, और निश्चित रूप से उस अनुभव का लाभ आने वाले समय में हमारे प्रदेश की राजनीति को मिलेगा और मुझे मिलेगा। 3 सालों में कभी भी कोई ऐसा बयान आपका नहीं आया जिसमें पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा आपने लांघी हो क्या? आप, क्योंकि आप लगातार पॉजिटिव रहे। जब हमने कई बार आपसे क्रोध के पूछा कि आपको मुख्यमंत्री पद से क्यों हटाया, तो आपने कहा कि साहब मैं नहीं जानता हूँ, दिल्ली से ही पूछना पड़ेगा। आप पार्टी लाइन की लक्ष्मण रेखा से किसके पर जमे रहे? क्या आपको लगता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृहमंत्री अमित शाह ने, पार्टी नेतृत्व ने देखा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी अपनी लक्ष्मण रेखा से जो क्योंकि आप संगठन का ही आपका बैकग्राउंड रहा है, तो आप वहां से डिगे नहीं, वरना आप किसी तरह के एलिगेशन, आरोप भी लगा सकते थे। लेकिन क्या उसका इनाम आपको मिला? पार्टी ने महसूस किया कि नहीं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी संगठन के वो सच्चे सिपाही है, वो अपनी लाइन पे चलते रहे? देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा कि आपने पूछा कि आपकी रावत वर्सेस रावत और तमाम तरह के सवाल, पत्रकार इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, या मैं कहूँ कि इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने हमेशा ही कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है। हम विचारधारा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं। हमको इस विचारधारा से कोई डिगा नहीं सकता कभी भी, और इसलिए कोई बात नहीं, पार्टी ने विचार किया कि भाई इनको मुख्यमंत्री से च्युत करना है या दूसरे को दायित्व देना है, कोई बात नहीं, हमने हंसते हंसते स्वीकार किया। मेरे ख्याल से सेकंड भी नहीं लगाए होंगे इन सारी बातों में। तो हम तो ये मानते कि हम एक कार्यकर्ता हैं, हम किसी भी जिम्मेदारी जो हमको मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाना अच्छी तरह से, ईमानदारी के साथ किसी भी जिम्मेदारी को निभाना, ये किसी कार्यकर्ता का और जो प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है उसकी जिम्मेदारी बनती है। आखिरी सवाल, 3 सालों के राजनीतिक वनवास में जब आप रहे, तो आपने अपने अंदर क्या चेंज लाने का सोचा कि अगर आप दोबारा जब एक तरह से फिर मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में ड्राइविंग सीट पर होंगे, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत को, जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ, TSR 2.0, तो बदले हुए रूप में वो क्या नया हम देखने को मिलेगा इस चुनाव नतीजे के बाद, जब 4 जून के बाद हम देखेंगे? नहीं, देखिए, कभी भी कोई व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता। अगर वो संपूर्ण हो जाएगा या पूर्ण मानव हो जाएगा तो राम बन जाएगा, वो राम बन जाएगा। अगर उसमें पूर्णता आ जाएगी तो कुछ कमियां होती हैं, हर किसी में कमियां होती हैं। उन कमियों को दूर करने का, उनके बारे में विचार करने का, उनकी समीक्षा करने का ये मुझे अवसर मिला। निश्चित रूप से मैंने कहा कि उसका लाभ मेरे जो भी सामाजिक जीवन होगा समाज को मिलेगा। तमाम तरह के लोग बीजेपी में आ रहे हैं, हरक सिंह रावत आएंगे तो क्या आपको थोड़ा ऑब्जेक्शन है, क्या दिक्कत है क्या त्रिवेंद्र नहीं सिंह? नहीं, आए, हमको तो स्वागत है, हम तो सबके लिए दरवाजे खोले हुए हैं। हरक सिंह आए, क्या नाम, हमारे चक्रोता के जो विधायक हैं वो आ जाएं, हम सबका स्वागत है। यशपाल आर्य आ जाए, उनका स्वागत है, सबका स्वागत है, क्योंकि सबको सनातन में आना ही पड़ेगा। ये भारत है, ये सनातन है, ये सच है, ये सत्य है, ये दुनिया को मार्गदर्शन करने वाला है। तो ये सब धाराएं, कहते हैं ना, आकाशात पत्तम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। सबको, चाहे इतना बड़ा आकाश है, किसी भी कोने में कोई बूंद गिरती है तो आखिर समुद्र में जाकर मिलती है। तो ऐसे ही जो भारत के तमाम दल हैं, इनको सबको भारतीय जनता पार्टी और सनातन की विचारधारा में आना ही होगा। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को सुना, किस तरह से, ये ज़रूर है उनके कार्यकर्ता भी इस चीज़ को महसूस करते हैं, वो पार्टी लाइन पर डटे रहे। पार्टी ने 3 साल बाद उनको फिर एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी दी, क्योंकि बीजेपी के लिए जब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, तब हरिद्वार धर्मनगरी की लोकसभा सीट का बेहद खासा महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये सीट मानी जाती है। वहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीजेपी ने मोर्चे पर उतारा है। जिस तरह से विपक्ष का बिखराव है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत को एक कॉन्फिडेंस दे रहा है कि वो कह सकते हैं कि हमने अपने कार्यकर्ता को 5 लाख पार का टारगेट दिया। बीजेपी ने हर सीट पे इस तरह का टारगेट रखा है कि 75% से ज़्यादा वोट हम लेकर आए क्या। लेकिन हरिद्वार में जिस तरह विपक्ष का बिखराव है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत की मजबूत ताकत बनता हुआ नजर आ रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। धन्यवाद।